तो हम देखेंगे आज क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का फर्स्ट टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जानना है कि एटम का स्ट्रक्चर हम डिफाइन क्यों करते हैं या क्या ज़रूरत पड़ गई हमको कि एटम को फुल फ्लेज डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे अटैम्प्ट किए गए। तो मेन अटैम्प्ट जो थे वो जे थॉमसन, अर्नस्ट रदरफोर्ड और नील्स बोहर ने किए थे। तीनों का एटॉमिक मॉडल देखना है, गलतियां देखनी है और क्या इंप्रूवमेंट लाई, ये सब इंप्रूवमेंट की गई। और फिर आया नया एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। क्वांटा यानी फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स पे बेस्ड है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में हम देखते हैं दो इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल्स। एक है उसमें डी ब्रॉगली इक्वेशन और एक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। शायद वो इस लेक्चर में कवर ना हो, वो नेक्स्ट में देखेंगे। पर आज हम बेसिक तीन जो एटॉमिक मॉडल्स हैं हमारे पास, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया है किसी ने, वो कौन थे हमारे पास? वो थे हमारे पास जे थॉमसन। तो मैं कहूँगा जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, डाल लीजिए हेडिंग जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। जे थॉमसन को टॉमसन कहा जाता है ना, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन टॉमसन है, थॉमसन तो बोलना ही नहीं है, टॉमसन प्रोनाउंसिएशन है। अलग अलग नाम दिए गए इसको। इसको हम वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। ठीक, और इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। ठीक है, तो एक हो गया वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, एक हो गया प्लम पुडिंग। तो प्लम पुडिंग क्या है? प्लम पुडिंग जो क्रिसमस पुडिंग बनती है ना, जो मिष्ठान हमारे यहाँ पे तो नहीं बनता है, लेकिन एक टाइप को समझिए कि एक पेस्ट्री समझ लीजिए जो मीठे फ्लेवर में है, हलवे की तरह, तो उसको बोलते हैं। अब उसको बना होता है ड्राई रेजिन से। रेजिन यानी रेजिन्स क्या होते हैं? रेजिन्स होते हैं आपके पास जो खाते हैं हम डाल के, किशमिश। तो वो रेजिन्स को वो इलेक्ट्रॉन मान रहा था और उसने इसको वाटरमेलन को भी समझा यही। तो थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन ने बोला कि एक वाटरमेलन मान लो आप। ठीक है, मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरा वाटरमेलन है। वाटरमेलन में ब्लैक सीड्स होती हैं। उस ब्लैक सीड्स को इसने बोला कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये थी उसके पास क्या? ब्लैक सीड्स। ब्लैक सीड्स को उसने क्या बोला? ये इलेक्ट्रॉन है। या उसने बोला कि ये क्या है? सर ये नेगेटिव चार्ज है ना। सिमिलरली अब जो वाटरमेलन का रेड पार्ट था, ठीक, उसको उसने कहा पॉजिटिव पार्ट है। तो ये उसने कहा कि एक एटम जो है वो इस तरह दिखता है, कोई शेल्स, कोई सब शेल, एनर्जी लेवल, कोई बात नहीं की इसने। ठीक है, तो लेकिन मेरे पास एक कंसेप्ट है, बेसिक ड्रॉबैक जो है इसका, यही देख सकते हैं हम यहाँ पे, जो उसका ड्रॉबैक मैं बताना चाहूँगा या ड्रॉबैक दिखाना चाहूँगा। बेसिक ड्रॉबैक क्या है? बेसिक ड्रॉबैक यही है कि एक स्टेटमेंट है साइंस में हमारे पास कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, एटम एज अ होल क्या होता है? हमेशा न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? जितना इसमें पॉजिटिव पार्ट होगा, ठीक है, उतना ही क्या पार्ट होगा इसमें? नेगेटिव पार्ट भी होने वाला है। तो सीधी सी भाषा में कहूं, पॉजिटिव पार्ट का मतलब क्या हो गया? जो आज की भाषा में कहूं कि जितने प्रोटॉन्स होंगे आपके पास, उतने ही क्या होंगे आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना। एक स्टेबल एटम में हम कहते हैं ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हमेशा बराबर है। तो पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट हमेशा क्या रहने वाला है? बराबर ही रहने वाला है। तो ड्रॉबैक क्या आ गया? बेसिक सी बात, एक ही ड्रॉबैक लिखते हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लिख देंगे इट कैन नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। तो एटम की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में जो बताना था, उसको ये समझाने में काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने अपना काम किया, इसके बाद एंट्री होती है हमारे पास किसकी? सुपरस्टार की। और वो सुपरस्टार कौन थे? वो सुपरस्टार थे अर्नस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एटम बताने से पहले उसके पीछे एक पूरी कार्रवाई की, एक्सपेरिमेंटेशन की। उस एक्सपेरिमेंटेशन को हम बोलते हैं
अल्फा रे थिन गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा रे क्या है? अल्फा रेज पता होना चाहिए आपको, पॉजिटिव रेज होती हैं जिनका चार्ज +2 होता है। ठीक, गोल्ड फॉइल, पतली सी गोल्ड फॉइल, जैसे आप टिन एल्युमिनियम फॉइल में रैप करते हो ना अपने चपातीज को या फिर किसी चीज़ को गर्म रखने के लिए, पतली सी गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड ही क्यों लिया, ये सवाल भी उठता है। गोल्ड न्यूट्रल है, रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ, तो आपको रिजल्ट्स जो है वो अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो इसने देखे कंक्लूजन्स और इसने देखे उसके रिजल्ट, उस बेसिस पर इसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। वो देखेंगे क्या सही था क्या गलत था, लेकिन पहले आपको समझना है अल्फा रे गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखते हैं इसको। तो मैं डाल दूंगा आपके सामने हेडिंग। हेडिंग क्या है? अल्फा रे गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को आपने डिटेल में समझना है। क्या किया था एक्सपेरिमेंट को? एनसीईआरटी में डायग्राम अलग है, मैं आपको इजी डायग्राम समझाऊंगा जिससे आपको अच्छा समझ आएगा। यहां ले लिया उसने सोर्स। क्या ले लिया उसने? सोर्स। सोर्स किसका लिया उसने? अल्फा रेज का लिया सोर्स। ठीक है, ये बात दिमाग में रखनी है। और ये इंफॉर्मेशन मैं आपको प्री हैंड दे रहा हूं कि अल्फा रेज का जो चार्ज होता है वो चार्ज क्या होता है? +2 फॉर्म में चार्ज है अल्फा रेज का। क्या फॉर्म में चार्ज है अल्फा रेज का? +2 फॉर्म में। यहां लगा दी उसने पतली सी फॉइल। ठीक, ये मान लेते क्या है? पतली सी फॉइल है। हम पूरी मॉलिक्यूलर लेवल बात करेंगे किस तरह काम हुआ। ये आ गई पतली सी फॉइल, है ना, ये थिन फॉइल आ गई, इसको नाम देते हैं थिन फॉइल। ये फॉइल किसकी? गोल्ड की। गोल्ड की ही क्यों? न्यूट्रल है। ठीक है, अब अगर फॉइल गोल्ड की है तो इसमें एटम भी किसके होंगे? गोल्ड के ही एटम्स होंगे। तो मान लेते हैं इस फॉइल के अंदर आपके छोटे छोटे एटम्स हैं, वो एटम किसके हैं? गोल्ड के एटम्स हैं आपके पास। ठीक है, इस तरह, इस तरह, इस तरह और इस तरह। तो हमने क्या किया? ये अल्फा रेज ली और सारी की सारी फेंक दी किसके ऊपर? इस थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर फेंक दी। उस बेसिस पर उसने क्या देखे? कंक्लूजन्स, और सॉरी उसने ऑब्जर्वेशंस की। ठीक है, उसने देखा क्या हो रहा है। इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उसने क्या दिया? आपके कंक्लूजन्स दिए। ठीक, तो समझना है आपके कि ऑब्जर्वेशंस क्या हुई और कंक्लूजन क्या हुई। ठीक, पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मैक्सिमम रेज जो है ना, 95% रेज जो हैं वो सीधी सीधी निकल गई। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते में वो सीधा 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 निकल गई, कोई डिफ्लेक्शन कुछ नहीं शो हुआ। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में देखूंगा, इसमें लिखूंगा मैं क्या लिखूंगा कि 95% ऑफ द अल्फा रेज ट्रेवल्ड अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, कि 95% ऑफ द रेस क्या निकला? बिल्कुल सीधा सीधा पास ऑन हो गया। ठीक, दूसरा ध्यान समझने वाली बात है, पानी चाहिए। दूसरा पॉइंट समझने वाली बात यह है कि कुछ रेस 3 से 4% रेस जब आई तो टक्कर खाकर किसी एंगल के साथ, मतलब यहां से अगर आई है तो थीटा एंगल से, है ना, डिफ्लेक्ट बैक होके पीछे की तरफ आ गई वापस। तो इसको लिखना है आपने ऑब्जर्वेशंस में कि 3 से 4% रेस गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल, क्या बोलते हैं इसको? थीटा, है ना। 3 से 4% रेज ऐसी थी जिन्होंने टक्कर खा के वापस आ गई, और किस एंगल से आ गई वापस? वो थीटा एंगल से आ गई। ठीक, थर्ड में देखूंगा बहुत कम ऐसी रेस थी, लेस देन 1% ऐसी रेस थी कि जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस आ गई। तो आप लिखोगे कि लेस देन 1% रेस ट्रेस्ड बैक द सेम पाथ। ठीक है, जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से क्या आ गई वापस? वो वापस आ गई। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी। इन 3 ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे आप? कंक्लूजन। अगर किसी चीज में 95% ऑफ द चीजें अगर सीधी सीधी निकल गई हैं तो मैं क्या बोलूंगा उसमें कि एटम, उसने कहा
एटम एज अ होल इज एम्प्टी स्पेस, है ना। अगर कोई चीज 95% चीज सीधी सीधी निकल गई है तो मतलब खाली है अंदर से पूरा, तो एम्प्टी बोल दिया उसने। अच्छा, सेकंड पॉइंट पर ध्यान समझने वाला है, समझेंगे। रेज आई टक्कर खा के पीछे आ गए वापस, ठीक है। उसने कहा सेंटर में कोई चीज है, यहां पे सेंटर में कोई चीज है जिसका चार्ज क्या है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा क्यों कहा उसने, ऐसा इसलिए कहा अल्फा रे का चार्ज क्या है, प्लस, सेंटर में भी कोई पॉजिटिव चीज ही होगी तभी उसको दूर फेंक रही है वो थीटा एंगल से। अगर वो नेगेटिव होती तो वो अट्रैक्ट करती ना, रोक के रखती उसको, पर रोका नहीं ना उसने उसको। तो आप क्या लिखोगे, उसने कहा, उसको नहीं पता था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ था तब, तो उसने कहा देयर इज समथिंग इन द सेंटर which is of positive charge. थर्ड, जब बहुत कम परसेंट रेस सेम पाथ से वापस जाएं तो मतलब सेंटर में सारा मास है, तो उसने बोला द होल मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। तो उसने बोला एटम का जितना भी सारा परसेंट मास था वो सारा का सारा कहां पे है, सेंटर, क्योंकि 90% तो खाली है, तो जो बचा बुचा कितना मास है जो सारा कहां पे आएगा, सेंटर। इस सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और वो एटॉमिक मॉडल क्या था बताते हैं आपको भी, बिल्कुल सिंपल है, मिटा रहा हूं उसको मैं। तो रदरफोर्ड से गलती हो गई, रदरफोर्ड ने क्या बोला, फिर उसने बताया, इसको नाम दिया, उसने क्या नाम दिया कि सेंटर में कोई चीज है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, किसकी वजह से, प्रोटॉन की वजह से। उसने बोला इलेक्ट्रॉन जो है कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है और न्यूक्लियस के अराउंड इस फॉर्म में घूम रहा है, ठीक है। बस यही गलती कर दी उसने, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज कर रहा है, उसके अराउंड घूम रहा है, एक टाइम आएगा टक्कर खाएंगे, कोलैप्स हो जाएगा, नहीं होता है। इसलिए ड्रॉबैक्स क्या आएंगे इसके, पहला, एटॉमिक स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया, ठीक है। दूसरा, शेल्स के बारे में इसने, या पाथ के बारे में, या ऑर्बिट के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का पक्का रास्ता होता है ना, शेल्स ऑर्बिट्स जो होते हैं उसमें घूमता है वो, पर इसने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इसको हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे। तो थर्ड थ्योरी में हम पढ़ेंगे इसको, जब नील्स बोर की थ्योरी आएगी, इन सभी चीज़ों में क्या हुई है, करेक्शन की गई है और एक अच्छी थ्योरी निकाली गई है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर लंबा ना हो जाए, ठीक है। थैंक यू।